हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 की चैप्टर 3 है जो किरणों का खेल, जिस पे मैथिली शरण गुप्ता जी ने प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, उसी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ। पहले वीडियो में मैंने पोएम एक्सप्लेन कर दिया था, इस वीडियो में मैंने इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है। तो जैसा कि आप लोगों ने पोएम में देखा होगा कि किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है, एक प्राकृतिक के ऊपर बनी हुई कविता है। कवि ने उसमें क्या बतलाया है, प्राकृतिक की सुंदरता को दिखाया है। उन्होंने बताया है कि ये जो प्राकृतिक है वो कितनी ज़्यादा सुंदर है और वह अपना कार्य क्या करती है, धीमी गति से निरंतर अपना कार्य करते रहती है और उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन बोला है कि किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है। तो यह एक प्राकृतिक विषय, एक प्रेरक कविता है, मतलब प्राकृतिक के विषय पर एक प्रेरणादायक कविता है। ठीक है, नेक्स्ट है, धरती किसके माध्यम से अपनी खुशी जाहिर कर रही है। तो धरती हरी हरी घासों के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर कर रही है। तो यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्ता जी ने क्या कहा है कि ये जो धरती है वो अपनी खुशी को कैसे जाहिर करती है, वो कैसे बताती है कि वो खुश है। हरी हरी घासों के माध्यम से, मतलब जब धीमी धीमी हवाएं बहती हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि घास, पेड़ पौधे हैं वो आपस में झूमते हुए दिखते हैं, मतलब और जो छोटे छोटे घास हैं वो क्या करते हैं, बड़े ही रोमांचक स्थिति में दिखाई देते हैं। तो उन्होंने बताया है कि इस प्रकार पृथ्वी क्या करती है, अपनी खुशी को दिखाती है, अपनी खुशी प्रकट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज क्यों झूम रहे हैं। ब्रिज इसलिए झूम रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे हवाएं बह रही हैं। तो जो ब्रिज है, पेड़ पौधे हैं, वो झूमते हुए क्यों दिख रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे गति में क्या हो रही है, हवाएं बह रही हैं, इसलिए पेड़ झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सूरज मोती का उपहार कब बटोर लेती है। तो ये जो सूरज है वो मोती का उपहार कब बटोर लेती है। यहाँ मोती किसको कहा गया है, चंद्रमा के आसपास जो छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हैं और उनकी जो रोशनी है उनको कवि ने मोती कहा है। तो ये जो मोती है वो सूरज कब बटोर लेती है, जब सवेरा होता है तब। सवेरा होने पर सूरज उपहार का मोती बटोर लेती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे संध्या के बाद रात्रि होती है तो ठीक उसी प्रकार आसमान, चंद्रमा की रोशनी से पूरा आसमान क्या होता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और उन पे तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सवेरा होती है, सूर्योदय होता है, सूरज निकल आता है तो उसके बाद क्या होती है, वो छिप जाती है। उनकी रोशनी जो है, चंद्रमा की रोशनी, वह सूरज की रोशनी से छिप जाती है। तो वो क्या करती है, उन्हें ढक देती है, बटोर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जल और थल में चांदनी बिछी होने का अर्थ क्या है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में बतलाया है कि जल और थल, मतलब जल और थल यानी कि धरती में जो चांदनी बिछी हुई है उसका अर्थ क्या है। तो जल और थल में चांदनी बिछी होने का अर्थ यह है कि चांदनी का प्रकाश धरती पर पड़ती है और उसकी परछाई जलाशय में भी प्रतिबिंब होती है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो जो उनकी रोशनी है वो आकाश में जो चंद्रमा है उनकी रोशनी क्या है, धरती पर पड़ती हुई दिखाई देती है, पर उनकी जो रोशनी है वो हमें परछाई, और उनकी रोशनी की परछाई जल पे भी प्रतिबिंब करते हुए दिखाई देती है। मतलब उनकी परछाई कहाँ दिखाई देती है, जल पर भी दिखाई देती है। कवि ने यही बतलाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। तो कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चंद्रमा की किरणें चारों तरफ अपनी अद्भुत एवं अपूर्ण सुंदरता बिखेर रही हैं। धरती और आकाश आलोकित हो गए हैं। धीमी गति से हवाएं चल रही हैं। हरे घास और तृण उमंग के साथ मानो झूम रहे हैं। प्राकृतिक के उत्पादन अपने कर्म में लीन है। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है, जो किरणों की जो सुंदरता है या जो प्रकृति की सुंदरता है वो अपनी कार्य किस प्रकार कर रही है। तो ये कैसे कर रही है, चंद्रमा की जो किरणें हैं, मतलब चंद्रमा की जो रोशनी है वो क्या कर रही है, चारों तरफ फैली हुई है और यह अद्भुत और अपूर्ण
सुंदर दिखाई दे रही है। मतलब कि ये जो चंद्रमा है उनकी जो रोशनी है वो क्या दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि रात्रि के समय जो चंद्रमा होती है वो कितनी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। उनकी रोशनी से पूरा आकाश क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, और धरती भी। तो उनकी जो रोशनी है उनका वर्णन कवि ने कैसे किया है, वो बोले हैं कि वो बहुत अद्भुत और अपूर्व सुंदरता है, बहुत अद्भुत और अपूर्व सुंदरता को बिखेरती है। ठीक है, और धरती और आकाश आलोकित हो गए हैं। मतलब उससे क्या होते हैं, धरती और आकाश, मतलब आकाश भी और धरती भी दोनों क्या होते हैं, आलोकित होते दिखाई देते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। धीमी गति से हवाएं चल रही हैं, और उसी में धीमी गति से धीरे धीरे हवाएं बहती हुई दिख रही हैं। हरे घास और तृण उमंग के साथ मानो झूम रहे हैं। उमंग यानी कि खुशी के साथ झूम रहे हैं। मतलब जो छोटे छोटे घास हैं, पेड़ पौधे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपस में उमंग गति से, मतलब बहुत खुशी से झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति के हर उपादान अपने कर्म में लीन है। अपने कर्म में लीन है क्या अर्थ है कि अपने कामों में व्यस्त है। मतलब प्रकृति का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो अपना कार्य करना बंद करता हो या वह नहीं करता हो। वह अपनी कार्य निरंतर रूप से शांत एकांत भाव से करते हुए दिखाई दे रहा है, कवि यही कहते हैं। ठीक है, लीन है का अर्थ है कि मतलब पूरे तरह से वो अपने काम में लीन है। मतलब कोई अन्य काम, जैसे कि हम कोई काम को करते हैं तो हम उसमें पूरा कंसंट्रेट करके अपना काम बिना किसी और कुछ का ध्यान देते हुए अपने कार्य को करते रहते हैं ना, उसी को कहते हैं अपने कार्य में लीन है। ठीक है, धरती अपना पुलक कैसे प्रकट करती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती अपना पुलक कैसे प्रकट करती है। पुलक का अर्थ क्या बताया था मैंने आप लोगों को, खुशी। तो धरती अपनी खुशी कैसे प्रकट करती है, धरती अपना पुलक हरे हरे घासों की नोकों के माध्यम से प्रकट करती है। किरणों से प्रवाहित होकर धरती पर उगे सभी पेड़ पौधे पुलकित हो उठते हैं। ठीक है, यहाँ कवि ने क्या बतलाया है, धरती जो है वो अपनी खुशी कैसे बताती है, हरे हरे छोटे छोटे घासों की नोकों से अपनी खुशी को प्रकट करती है। और किरणों के प्रवाहित होकर, मतलब ये जो चंद्रमा की किरणें हैं, चंद्रमा की किरणें हो या सूर्य की भी किरणें हो, दोनों की जो रोशनी है वो क्या होती है, धरती पर उगे सभी पेड़ पौधे, मतलब इस पूरे प्रकृति के सभी पेड़ पौधे पुलकित हो उठते हैं। मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे कि सवेरा भी होता है तो धीमी धीमी गति पे जो हवाएं बहती हैं उससे जो पेड़ और पौधे हैं वो कितने सुंदर दिखाई देते हैं, रोशनी में एक दूसरे के हवाओं में झूमते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदरता उनकी दिखाई देती है ऐसे रोशनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि धरती पर फैले मोतियों को कैसे बटोर लेता है। रवि का अर्थ क्या है, आप लोगों को पता होगा। रवि यानी कि सूरज। सूरज जो है वह धरती पर फैले मोतियों को कैसे बटोर लेता है। मैंने आप लोगों को आगे पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि उनकी जो मोती है, मतलब चंद्रमा की जो रोशनी है, उनके आसपास की तारे जो टिमटिमाते हैं, उनकी जो रोशनी है वह रवि कैसे बटोर लेती है, सूरज उन्हें कैसे बटोर लेती है। ठीक जैसे रात होता है तो पूरे आसमान में क्या होता है, चंद्रमा की रोशनी फैल जाती है, आसमान और धरती दोनों पे ही। और ठीक उसी प्रकार जब सवेरा होता है तो सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं, तो उनसे क्या होता है, चंद्रमा की रोशनी सूर्य की रोशनी से ढक जाती है और वो क्या करती है, उन्हें बटोर लेती है और उन्हें समेट लेती है। ठीक है, धरती पर उगे पेड़ पौधे तृण लताएं पर रात्रि के समय ओशकण रूपी मोती बिखर जाते हैं और सूरज के उगते ही वे ओशकण खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार रवि मोतियों को बटोर लेती है। मैंने आप लोगों को कहा ना कि जैसे रात्रि का वक्त होता है तो वो क्या करती हैं, चंद्रमा अपनी रोशनी पूरे आकाश में और पूरी धरती में बिखेरती है, अपनी मोती की जो रोशनी है वो पूरे आकाश में बिखेरती है। लेकिन ठीक वैसे ही जब सूर्य का उदय होता है, जब सवेरा होता है, तो जो सूर्य की रोशनी है वो क्या करती है, चंद्रमा की रोशनी को ढक देती है और वो उसे बटोर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नियति को नटी क्यों कहा गया है, उसके कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि नियति यानी कि प्रकृति और नटी यानी कि
जैसे कि नियति की नृत्यगी, मतलब जो प्रकृति है वह अपना कार्य किस प्रकार करती है और वह उनका कार्य का वर्णन करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग आंसर्स में देखिए, कवि ने नियति को नटी कहा है क्योंकि नियति यानी प्रकृति अपना नाटक निरंतर करती रहती है। वह अपने कर्तव्य पर अटल है, दिन रात का कोई व्यवधान नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए कवि ने प्रकृति को नियति कहा है क्योंकि नटी कहा है क्योंकि वो क्या है, अपना कार्य निरंतर करती रहती है। ऐसा एक भी दिन आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा कि जैसे कि आज सवेरा हुआ है तो वह रात में ना बदले और रात हुआ है तो वह सवेरा ना हो। रात हुई है तो सवेरा होगी ही और सवेरा हुई है तो वह रात में बदलेगी ही। तो ये क्या है, प्रकृति का एक कार्य है। वो क्या करती है, निरंतर भाव से अपना कार्य करती है। कभी रुकते हुए आप लोगों ने प्रकृति को तो नहीं देखा होगा। तो कभी वही हम लोगों से कहते हैं कि जो ये प्रकृति है वो कभी अपना कार्य नहीं रोकती है। आप लोगों ने मनुष्य को देखा होगा कि जब कभी कोई मनुष्य हो या कोई भी हो, कोई कार्य को करता है तो उसे कुछ वक्त के लिए थकान या कुछ ऐसा महसूस होता है तो वो अपना कार्य क्या करता है, बंद कर देता है करना। लेकिन जो प्रकृति है वो क्या करती है, अपना कार्य करना कभी भी बंद नहीं करती है। वो क्या करती है, अपना कार्य एकांत भाव से, शांत भाव से करती जाती है, निरंतर करती जाती है, यानी कि लगातार करती रहती है। ठीक है, यही बताया है कि दिन रात का कोई व्यवधान नहीं है, मतलब दिन है तो रात होगी ही और रात है तो सवेरा भी होगी ही, वो नहीं रुक सकती। ठीक है, नेक्स्ट है निरंतर निरानंद है कौन दिशा। कविता की इस प्रश्नवाचक पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो जैसा कि आप लोग ने पोएम में देखा होगा, निरानंद है कौन दिशा। कवि कहते हैं कि यह जो चंद्रमा की रोशनी है जो रात के समय बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है और वह अपनी सारे वातावरण को क्या करती है, सुंदरता से भर देती है। तो ऐसा कौन सा दिशा है जिसमें आनंद ना हो। चारों दिशा में क्या है, आनंद ही आनंद है। ठीक है, तो कवि क्या कहते हैं कि ऐसा कोई भी दिशा नहीं है जिसमें आनंद ना हो। इसी के बारे में कवि क्या कहते हैं, वर्णन करने के लिए कहते हैं, आशय प्रकट करने के लिए कहते हैं। तो देखिए आप लोग आंसर्स में, कवि की इस प्रश्नवाचक पंक्ति से कवि का यह आशय है कि पंचवटी से सभी दिशाओं से आनंद व्याप्त है, कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। मतलब पंचवटी मतलब पांच ब्रिजों का समूह को क्या कहते हैं, पंचवटी कहते हैं। कविता की इस प्रश्नवाचक पंक्ति से कवि ने क्या कहा है कि ऐसा कोई भी दिशा नहीं है जिसमें आनंद ना हो। ये जो चंद्रमा की रोशनी है उसमें बहती हुई धीमी हवाएं हैं और झूमते हुए आपस में जो पेड़ पौधे हैं उनकी रोमांचक स्थिति है, वो क्या करती है, सारे वातावरण में आनंद ही आनंद फैलाती है और सारे वातावरण को एकदम निर्मल सा प्रतीत करती है। ठीक है, तो ऐसा निर्मल प्रतीत करती है कि उसकी सारी चारों दिशाएं क्या होती हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं और वह आनंद से भरती हुई दिखाई देती हैं। ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जो आनंद शून्य नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी दिशा नहीं है जिसमें आनंद ना भरा हो। चारों दिशाओं में क्या है, आनंद ही आनंद है। ठीक है, नेक्स्ट है किरणों का खेल। कविता में वर्णित कविता प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि यह जो कविता है वह प्राकृतिक सुंदरता के ऊपर ही बताई गई है। कवि ने बताया है कि जो हमारी प्रकृति है वो कितनी ज़्यादा सुंदर है। वह सुबह जैसे कि वह सवेरा में भी अपनी सुंदरता को बिखेरती है और रात के समय भी अपनी सुंदरता को बिखेरती है। सवेरा होता है तो जैसे सूर्योदय होता है तो चारों तरफ क्या होती है, रोशनी फैल जाती है और पेड़ पौधे आपस में झूमते हुए दिखते हैं और सारा वातावरण क्या होता है, सुंदरमय दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जब संध्या होती है, सूर्यास्त होता है, उस समय का वातावरण भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। और ठीक उसी प्रकार जब रात्रि होती है, चंद्रमा की रोशनी जब पूरे आकाश में फैलती है और धरती पे भी दिखाई देती है उनकी रोशनी, तभी भी वो क्या करती है, बहुत सुंदर प्रतीत होती है। ठीक है, तो प्रकृति क्या करती है, अपनी सुंदरता हर समय निरंतर क्या करती है, अपनी सुंदरता बिखेरती है और
अपना कार्य करते हुए दिखाती है। तो कवि ने यही अपने पोएम में बतलाया है कि यह जो उनका पोएम है किरणों का खेल, कविता में प्रकृति के सजीव चित्रण देखने को मिलता है। मतलब कैसा चित्रण देखने को मिलता है? सजीव, मतलब कि उनकी प्रकृति की सुंदरता का चित्रण देखने को मिलता है। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का छटा संकलित कविता में मूर्त हो उठी है। मतलब 5 वृक्षों का जो समूह है उसे हम लोग पंचवटी कहते हैं, और उनके वृक्ष, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, लता जो भी हैं सब अपने कार्य करते हुए दिखाई देती हैं। और कवि गुप्त जी चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदरता चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। हरी हरी दूबे की नोकें ऐसी लगती है जैसे मानो रोमांचित हो रही हैं। मंद मंद वायु के झोंके से वृक्ष झूमती प्रतीत हो रही हैं। रात्रि के समय चारों ओर वातावरण शांत है। प्रातःकाल सूर्य के निकलने से ओश के बूंदें गायब होती जाती हैं और संध्या के समय तारे निकल आते हैं, जिससे उसका सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यह जो प्रकृति है वो क्या करती है? चंद्रमा की किरणें जल और थल, मतलब कि आकाश और धरती दोनों पे फैली हुई दिखाई देती हैं, और पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिखरती है। मतलब स्वच्छ यानी कि निर्मल, ठीक है, साफ, एकदम साफ चांदनी बिछी हुई दिखाई देती है आकाश में। हाँ, और हरी हरी धुबे की नोकों से ऐसा लगता है मानो रोमांचित हो उठी हैं। तो ये जो खुशी है, प्रकृति की जो खुशी है वो कैसे दिखाती है? हरी हरी घासों की नोकों से, पेड़ पौधे के झूमने से, धीमी गति बहने से प्रकृति क्या करती है? अपनी खुशी इस प्रकार प्रकट करती हुई दिखाई देती है। और रात्रि के समय चारों ओर वातावरण क्या होता है? शांत होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि रात के समय चारों तरफ का वातावरण क्या होता है? बहुत ही शांत दिखाई देता है। और प्रातःकाल यानी कि सुबह, सवेरे का समय होने से जो सूर्य के निकलने पर ओश की बूंदें गायब हो जाती हैं। ओश की बूंदें यानी कि छोटी छोटी ओश की बूंदें आप लोग जानते ही होंगे। जो ओश है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जैसे सवेरे के समय आप लोग देखते हैं ठंड की मौसम पे, या पेड़ पौधे में क्या होती हैं? छोटे छोटे ओस की बूंदें पड़ी होती हैं, पानी की बूंदें उसमें पड़ी होती हैं, घासों पे भी वो पड़ी होती है। तो वो जो ओस की बूंदें हैं वो कब गायब हो जाती है? सूर्योदय होने के बाद, सूर्य की रोशनी उदय होने के बाद वो क्या होती हैं? गायब सी हो जाती हैं। संध्या के समय तारे निकल आते हैं। तो जैसे संध्या का वक्त होता है, सूर्य अस्त हो जाता है और शाम होते होते शाम का वक्त हो जाता है, और रात्रि के समय क्या निकलते हैं? तारे निकलते हैं आसमान में, वो दिखते हैं, और जिससे उसका सुंदरता क्या करता है? और भी ज़्यादा उनकी प्राकृतिक की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, और भी ज़्यादा उन्हें सुंदर बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति को नया रूप प्रदान करने में चांद और सूरज की क्या क्या भूमिकाएं हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो प्रकृति है उनको एक नया रूप देने में चांद और सूरज की क्या क्या भूमिकाएं हैं। मतलब कि चांद ने अपनी क्या भूमिका बताई है और सूर्य ने अपनी क्या भूमिका बताई है। तो चलिए आप लोग आंसर्स में देखते हैं। चांद और सूरज धरती पर अपनी किरणों से प्रकृति को नया रूप प्रदान करते हैं। कवि ने क्या कहा है? यह जो चांद है और सूरज है वह धरती के अपनी किरणों से प्रकृति को एक नया रूप प्रदान करती हैं। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि जब सवेरा होता है तो सूर्य की रोशनी क्या होती है? निकलती है, तो वह एक अलग सा वातावरण प्रतीत करती है। और ठीक वैसे ही रात के वक्त जो चंद्रमा की रोशनी होती है तो वह एक अलग सा वातावरण दिखाती है, वह एकदम शांत वातावरण को प्रतीत करवाती है। ठीक है, और प्राकृतिक यानी पेड़ पौधे, नदी, तालाब आदि के सौंदर्य में चांद और सूरज 4 चांद लगाते हैं। मतलब जो हमारे प्राकृतिक में मौजूद पेड़ पौधे, नदी, तालाब और बाकी सभी चीज़ों की सुंदरता में 4 चांद कौन लगाता है? सूरज और चंद्रमा और सूर्य की रोशनी। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि जब सूर्योदय जब रात का वक्त होता है तब का वातावरण अलग दिखाई देता है, और
जब सवेरा होता है तब का वातावरण अलग दिखाई देता है। तो वह दोनों क्या करती हैं, अलग अलग वातावरण प्रतीत करके ये जो प्रकृति है उनकी सुंदरता को और भी ज़्यादा सुंदर बनाती है। चार चांद लगाना मतलब और भी ज़्यादा सुंदर दिखाना, ठीक है। इनकी स्वच्छ किरणें के कारण ही प्रकृति का हरा जटा अति सुंदर और प्रिय लगने लगता है। इनकी स्वच्छ किरणें, किनकी? चंद्रमा और सूर्य की स्वच्छ किरणें यानी कि निर्मल किरणें, साफ किरणें क्या करती हैं, प्रकृति की हरी जटा और सुंदर और प्रिय दिखाने लगती है। हरी जटा यानी कि उसके जो पेड़ पौधे, नदी, तालाब और वृक्ष पे सभी को क्या दिखाती हैं, और भी सुंदर और प्रिय मतलब बहुत ही प्यारा दिखाने लगती हैं। चांद रात में और सूर्य दिन में अपनी किरणें बिखेरता है। चांद क्या करता है, रात के समय अपनी किरणों को बिखेरता है और सूर्य दिन के वक्त अपनी किरणों को बिखेरता है और इनसे प्रकृति को नया रूप मिलता है। तो इनसे प्रकृति को क्या होता है, नया रूप मिलता है, ठीक है। बीज धरती में अंकुरित होकर किरणों के कारण ही वृक्ष का रूप धारण करता है, इसलिए चांद और सूरज की भूमिका महत्वपूर्ण है। बीज धरती में अंकुरित होकर किरणों के कारण ही वृक्ष का रूप धारण करता है, मतलब कि ये जो जैसे कि हमारे ये पेड़ पौधे हैं उन्हें सूर्य की रोशनी की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी उन्हें जल और अन्य चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो क्या करती हैं, उनकी वृक्ष और ये जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करती हैं, हमारे प्रकृति को और सुंदर ज़्यादा प्रतीत करती हैं और वह हमारे लिए आवश्यक भी होती हैं। इसीलिए वो क्या करती हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही की भूमिका बहुत ही अलग अलग है और वह दोनों की किरणें भले अलग अलग समय में आती हो लेकिन दोनों कार्य क्या करती हैं, इस प्रकृति को सुंदर दिखाने में उनका बहुत ही बड़ी भूमिका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रस्तुत कविता के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि कीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि परिवर्तन, ये प्रकृति क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, मतलब कि अपना जैसे कि सवेरा है तो रात होगा, रात है तो दिन होगा, पेड़ छोटे हैं तो वो बड़े होंगे ही, और हवाएं बहेंगी तो जो पेड़ पौधे हैं वो झूमेंगे ही। तो ये क्या है, उनका परिवर्तित होते रहती है, यानी कि जब बदलती रहती हुई दिखाई देती है। कैसे, चलिए हम लोग आंसर्स में देखते हैं। किरणों का खेल शीर्षक कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि इस संसार में हर चीज का परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति के क्रियाकलाप अनवरत चलते रहते हैं। प्रकृति का हर उत्पादन एकांत भाव से चुपचाप अपना काम अविराम गति से करता रहता है और प्रातः काल सूरज उगता है और रात में चंद्रमा प्रकाश बिखेरता है। पेड़ पौधे फल मूल और छाया प्रदान करते हैं। दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन का होना प्रकृति का नियम है। पेड़ पौधे, नदी, तालाब अपना रूप नियम अनुसार परिवर्तित करते रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि परिवर्तित प्रकृति का नियम है। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है, प्राकृतिक इस संसार की जो हर चीज़ है जैसे कि पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, वो क्या करती हैं, निरंतर क्या होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। प्रकृति का हर उत्पादन एकांत भाव से चुपचाप अपना कार्य करता रहता है, मतलब हर उत्पादन यानी कि हर चीज़, जैसे कि जब सवेरा होने का वक्त हो तो सवेरा होता है, ठीक उसी प्रकार सवेरा के बाद रात्रि आती है। और जो ये पेड़ पौधे हैं वह धीमी गति प्रकृति है, वो क्या करती है, अपना कार्य निरंतर और एकांत भाव से, एकांत भाव यानी कि बहुत ही शांत भाव से, बिना किसी के सहायता से क्या करती है, निरंतर यानी कि लगातार अपना कार्य करते हुए दिखाई देती है। जैसे कि देखिए, प्रातःकाल सूर्य उगता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सुबह होती है तो क्या होते हैं, सूर्य उगते हुए दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे रात होती है तो चंद्रमा में प्रकाश की रोशनी बिखेरती हुई दिखाई देती है, मतलब चंद्रमा से पूरी आकाश की रोशनी बिखेरती हुई दिखाई देती है। पेड़ पौधे फल मूल छाया प्रदान करती हुई दिखती है, मतलब ये जो हमारे प्रकृति में मौजूद पेड़ पौधे हैं वो क्या, पेड़ पौधे फल मूल हैं वो क्या करती हैं, छाया प्रदान करती हुई दिखाई देती हैं। और दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता ही है, ऐसा चेंज नहीं है कि अभी सुबह है तो कल रात नहीं होगा और रात है तो सुबह नहीं होगा, ये होगा ही। ये प्रकृति का क्या है,
नियम है। और पेड़ पौधे, नदी, तालाब अपना रूप नियम अनुसार परिवर्तित करती रहती है। पेड़ पौधे, नदी, तालाब वो क्या होती है, परिवर्तित होते रहती है, और इसलिए कहा गया है कि परिवर्तित प्रकृति का नियम है। मतलब बदलना उसका क्या है, परिवर्तित होते रहना उनका एक प्रकृति का नियम है। ठीक है। पठित कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति से हमें कौन सी सीख मिलती है। तो आप लोगों ने पूरा पोएम समझा, पोएम के सारा क्वेश्चन आंसर्स को देखा, तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि यह जो प्रकृति है उनसे हमें क्या सीख मिलती है। हमें यही सीख मिलती है कि हमारा जो कर्म है, हमारा जो कार्य है, वह हमें निरंतर करते रहना चाहिए। अपने कर्म को हमेशा करते रहना चाहिए, ना किसी चीज़, मतलब जैसे कि कोई भी ऐसा कार्य है जो हम कल पे टाल देते हैं कि आज ये हम नहीं करेंगे, ये हम कल करेंगे, या कल आता है तो हम उसी कार्य को और कल पे टालते हैं कि हम आज नहीं कर पाएंगे, कल कर लेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने कार्य को क्या करना चाहिए, निरंतर यानी कि लगातार करते रहना चाहिए। और हमें किसी भी चीज़ से, जैसे कि हमें किसी न किसी, या कि प्राकृतिक को भी कई प्रकार के, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा अर्थक्वेक और ये सब होते रहते हैं उनमें भी, तो वो क्या करती है, अपना कार्य करना बंद तो नहीं करती है ना। वैसे समस्या हर किसी को आती है, लेकिन हमें अपनी समस्या का समाधान निकालना चाहिए और उन पे रुकना नहीं चाहिए। किसी भी कार्य में हमें रुकना नहीं चाहिए, अपने कार्य को करते रहना चाहिए। प्रकृति से हमें यही सीख मिलती है। ठीक है। तो यहाँ आंसर्स में देखिए, पठित कविता में प्रकृति का सुंदर एवं सजीव वर्णन किया गया है। मतलब प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, और प्रकृति हमें सुंदरता से सुंदरतम जीवन जीने को सीख देती है। मतलब कि ये जितनी सुंदर हमारी जीवन है, प्रकृति क्या कहती है कि हमारी यह जो जीवन है, हमारी यह जो ज़िंदगी है, वो क्या है, बहुत ही सुंदर है। और यह हमें किसी के लिए भी अपने जीवन को क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें ख़त्म होने नहीं देना चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे हम जितनी खुशी से जी सकते हैं, हमें उसे उतनी खुशी से जीना चाहिए। ठीक है। और चंद्रमा की किरणें हमें अंधकार को दूर करने की सीख देती है। तो यह जो चंद्रमा की किरणें हैं वो क्या करती है, हमें यह सीख देती है कि अंधेरा में भी हमें अंधेरा को दूर करने की सीख देती है। तो आप लोग ने देखा होगा कि रात्रि के वक्त क्या होते हैं, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ रहता है और शांत रहता है। तो उसमें जो ये चंद्रमा की किरणें हैं, रोशनी है, वो क्या करती है, पूरे अंधेरे वातावरण को भी अपनी रोशनी बिखेर कर उसे क्या करती है, अंधेरे को दूर करती है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें अंधेरे का सामना करना पड़ता है, हमें दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा की किरणें, तो धरती हमें परोपकार करने को सीख देती है। धरती हमें क्या सीख देती है, परोपकार करने का, मतलब उपकार करने का। हम मान लो आप अपनी ज़िंदगी में सक्षम हो और आपके पास सब कुछ है, तो आपको यह चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान ने आपको इतना काबिल बनाया है कि आप दूसरों के उपकार कर सके, आप दूसरों की मदद कर सके, उनकी हेल्प कर सके। तो हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, दूसरों की भी मदद करते रहना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट है प्रकृति की हर जटा हमें कोई ना कोई सीख अवश्य देती है। मतलब प्रकृति की हर ये चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे, नदी, तालाब, हर ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्या देती हैं, एक सीख अवश्य देती हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े वृक्ष ऐसे भी हैं जिन पे फल नहीं आती, तो क्या हमें उन्हें काट देना चाहिए? नहीं ना, क्योंकि वह हमें क्या देती हैं, छाँ देती हैं, और वह हमें मतलब वो हमारे वातावरण के लिए वह पेड़ भी ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार आप ये मत सोचिए कि आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप इस पृथ्वी के लिए आवश्यक नहीं है, इस दुनिया के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान है जो इस पृथ्वी के लिए, मतलब इस प्रकृति के लिए, इस जिंदगी, इस दुनिया के लिए आवश्यक है। तो वो क्या हमें सीख देती है कि हमें हर कोई ना कोई चीज़ से अपने आप को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और हर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी आवश्यकता ना हो। ठीक है। हर ऐसी चीज़ है जिसकी कुछ ना कुछ आवश्यकता
जिससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलती है और हर ऐसी चीज़ की हमें आवश्यक होती है। मुख्य प्रकृति हमें सदैव कर्मशीलता का संदेश देती है। मतलब प्रकृति हमें बताती है कि हमें हमेशा कर्मशील रहना चाहिए, मतलब अपने कार्य में अपने कार्य को डिसिप्लिन से करना चाहिए, उन्हें कभी नहीं रोकना चाहिए, लगातार करते हुए रहना चाहिए। यही हमें प्रकृति सिखाती है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने पोएम पे मैंने आप लोगों को सारा क्वेश्चन आंसर्स बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद।